Hello students, today we are continuing our lecture on cell, the unit of life, and we will be studying prokaryotes from class 11th. So prokaryotes के cell envelope and its modifications को आज हम पढ़ेंगे. So सबसे important चीज़ है कि हम prokaryotic cells जो होते हैं वो ओल्ड वाले सेल्स होते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि ओल्ड वाले सेल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे तो गलत है, क्योंकि ये जो ओल्ड वाले सेल्स होते हैं इनमें भी जो सेल एनवेलप होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, सो जो सेल एनवेलप है इसमें 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है. सेल एनवेलप, उन 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स होता है, उसके अंदर सेल वॉल होती है और उसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जैसे मैं एक डायग्राम बना करके आपको बताती हूँ. ओके, सो इस डायग्राम के हिसाब से सपोज ये मैंने एक बैक्टीरियल सेल बनाया. ओके, इस बैक्टीरियल सेल के आउटसाइड के अंदर ये मैंने बना दी सेल वॉल. ओके, ये सेल वॉल बना दी मैंने. ओके, और इस सेल वॉल के आउटसाइड जो है वो होगा ग्लाइकोकैलिक्स. सो दिस वन इज ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और इस प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर जो एनवेलप है ये 3 चीजों से बना है. किन 3 चीजों से बना है? सबसे आउटसाइड में है ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, दिस वन इज ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेसिकली. उसके अंदर जो है वो है हमारे पास सेल वॉल. ओके, और सबसे अंदर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, अब हमने इसमें देखा कि जो हर लेयर है उसका एक डिस्टिंक्ट फंक्शन है, लेकिन ये तीनों लेयर्स हैं ये टुगेदर प्रोटेक्टिव एक्ट करती हैं. ओके, सो बैक्टीरियाज को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेल एनवेलप. ओके, और ये किन 2 ग्रुप्स में हम कर सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. और ये बेसिकली स्टेनिंग प्रोसीजर्स के डिपेंड करता है कि अगर वो सेल है या जो उसका एनवेलप है वो स्टेन लेता है तो हम बोल देते हैं ग्राम पॉजिटिव है, और जो स्टेन नहीं लेता है उसे हम बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव है. सो हम इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. सो सेल को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. ओके, हमने सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो स्टेनिंग के दौरान स्टेन लेते हैं और पर्पल कलर के दिखते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो स्टेन नहीं लेते हैं और वो पिंक कलर के दिखते हैं. ओके, सो नाउ हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखते हैं. सो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या चीज़ है? ये बेसिकली सबसे आउटरमोस्ट लेयर है. ओके, और कई बार क्या होती है, ये जो आउटरमोस्ट लेयर होती है ये बिल्कुल लूज होती है, हम उसको कहते हैं स्लाइम लेयर. स्लाइम लेयर जो कि लूज होती है. ओके, और इसके अलावा जो दूसरे होते हैं, कुछ जो होते हैं सेल वॉल, उसके आउटसाइड जो ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो एक टफ सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, जैसा कि कई बार बैक्टीरियाज के अराउंड होता है. तो दूसरा होगा ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल. कैप्सूल क्या होता है? टफ होता है और थिक होता है. ओके, सो नाउ जो सेल वॉल के ऊपर हम आ जाते हैं. ग्लाइकोकैलिक्स हमने पूरा पढ़ लिया, अब हम सेल वॉल के ऊपर आ जाते हैं. सेल वॉल जो होता है ये बेसिकली क्या है कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेल की शेप को डिटरमाइन करता है. ये प्रोटेक्टिव भी होता है और
एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट ही नहीं देता है, ये इस सेल को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से बचाता भी है। ओके, अगर ये बहुत ही टफ होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये अच्छी, ठीक। इसके अंदर जो है वो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ चीज़ों को रोक लेती है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, interact with outside world। तो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन है जो क्या है आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है प्रोकैरियोट्स में, तो वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो स्ट्रक्चरली जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर और एक यूकैरियोटिक की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दोनों ही एक जैसे होते हैं। सो हम एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इफ दे टेक द स्टेन दे आर ग्राम पॉजिटिव, दे डोंट टेक द स्टेन दे आर ग्राम नेगेटिव। और जो है हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो एनवेलप है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, और 3 लेयर्स होती हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट्स कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट पैरा। अब हम देख रहे हैं कंटिन्यूइंग द सेम स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। देखिए इस तरह का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे साइटोप्लाज्म के साइड पे होगा। सो ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये फोल्ड्स बने हुए हैं, इन्हें हम मीजोसोम्स कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है इनटू द सेल। ओके, अब ये जो एक्सटेंशंस होते हैं वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, एक वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकता है, ये है ये ट्यूब्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है ऐसे, और ये एक लेमिले के फॉर्म में भी हो सकता है ऐसे, लेमिले के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, सो ये तीनों फॉर्म्स में हो सकता है। अब इसके यूज क्या है, ये क्या है हमारे पास मीजोसोम। ओके, सो दिस वन इज मीजोसोम। अब मीजोसोम होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं हम ये देख लेते हैं। सो एक तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, और बाद में ये डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ओके, सिक्रीशन प्रोसेसेस में हेल्प करेगा, दूसरा क्या है कि क्यों हेल्प करेगा सिक्रीशन प्रोसेस में, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है इसके इनफोल्डिंग्स के क्या सरफेस एरिया बढ़ गया है, तो सिक्रीशन प्रोसेसेस में टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया बढ़ गया है तो सिक्रीशन प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है ये एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए भी इसका यूज होता है, ओके। सो हम इन टोटल कह सकते हैं कि जो मीजोसोम्स है वो प्रोकैरियोट्स में एक तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से एक्ट करते हैं। यूकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एक्शंस होते हैं उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम्स के एक्शन होते हैं। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन प्रोसेस को इंक्रीज करता है, क्योंकि ये इनफोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से सिक्रीशन प्रोसेस इंक्रीज होते हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है, और एंजाइमेटिक प्रोसेसेस के अंदर ये हेल्प करता है, ओके। नाउ कुछ जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इस तरह की एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ, ओके। सो इस एक्सटेंशन को हम जो है ये कहते हैं हम क्रोमेटोफोर्स। ये सब में नहीं होता है, कुछ में होता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया के अंदर होती हैं। सो व्हाट इज दिस
दिस इज क्रोमेटोफोर्स। और इस क्रोमेटोफोर्स में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जो कि एक तरीके से जो साइनोबैक्टीरियम है उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और किस में होगा ये, साइनोबैक्टीरिया में। ओके, सो क्रोमेटोफोर्स है वो साइनोबैक्टीरिया के अंदर होंगे, और ये भी एक तरह से एक्सटेंशंस होती है मेम्ब्रेन्स के अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ से। और इसको हम कुछ इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स होता है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये उसी की तरह से क्रोमेटोफोर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, या साइनोबैक्टीरियास को, ये सब में नहीं मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब हम बैक्टीरियल सेल के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। बैक्टीरियल सेल मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल होंगे। कुछ बैक्टीरियल सेल मोटाइल होते हैं और कुछ नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, कुछ नहीं मूव कर सकते। और अगर वो मोटाइल हैं तो उनके पास फिलामेंटस एक्सटेंशन होगी। कहाँ से होगी फिलामेंटस एक्सटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलामेंटस एक्सटेंशन होगी सेल वॉल से, है ना, और उससे हम कहते हैं फ्लैजिला। ओके, तो हम कुछ फ्लैजिला बना करके आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, ओके, ठीक, और ये हुक बन गया और ये बाहर फ्लैजिला आ गया। ओके, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये तो हो गया बेसल बॉडी, ओके, बेसल बॉडी जो कि सेल वॉल के अंदर होती है। उसके बाद में ये वाला पार्ट है, ये है हुक, और ये तीसरा पार्ट है, ये सबसे लंबा होता है और इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। सो बैक्टीरियल सेल अगर मोबाइल है तो उसमें फिलामेंटस एक्सटेंशन होंगे। कहाँ से होंगे, सेल वॉल से होंगे। और उसमें जो बैक्टीरिया है उसमें ये जो फिम्ब्रिए का जो अरेंजमेंट है, ये जो क्या कहते हैं आपका बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर जो ये फ्लैजिला होगा, ये कहाँ से राइज करेगा, ये राइज करेगा सेल वॉल से। ओके, और ये सेल वॉल से राइज करेगा, और ये बेसल बॉडी है, ये इसका हुक पार्ट है, और ये इसका फिलामेंट है। और ये क्या है बेसिकली, ये है फ्लैजिला। फ्लैजिला, ओके, तो फ्लैजिला में जो सबसे लंबा होता है वो होता है फिलामेंट। ओके, अब जो फ्लैजिला होता है ये आउटसाइड के अंदर आता है। कितने फ्लैजिला होंगे, ये बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया डिपेंड करते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, और उनका जो अरेंजमेंट है वो भी डिफरेंट रहता है। अब इसमें फ्लैजिला के अंदर क्या क्या हो सकता है, एक तो इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा, फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा। इसमें जो 9+2 अरेंजमेंट होता है यूकैरियोट्स में वो नहीं होगा। ओके, सो नाउ फ्लैजिला के अलावा होते हैं पाइलाई होता है, और पाइलाई किस तरह के होते हैं, ये कुछ इलोंगेटेड से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे ये ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होगा, ओके, और ये क्या है, एक स्पेशल प्रोटीन होता है, उसका ये बना हुआ होता है, और वो जो प्रोटीन होता है वो पाइलिन कहते हैं उसे हम। ओके, और जो बेसिकली जो होता है पाइलाई और जो फिम्ब्रिए जो है, इनका रोल मोटिलिटी में कम रहता है। सो लाइक पाइलाई के साथ में हम ये बना देते हैं फिम्ब्रिया। इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स, जैसे टूथब्रश होती है उस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो पाइलाई है वो भी यही सेल वॉल की एरिया से अराइज करेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा क्या जो है ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ओके, और ये स्पेशल प्रोटीन पाइलिन से बना है। दूसरा जो फिम्ब्रिए होते हैं ये ब्रिस्टल लाइक के होते हैं, ब्रिस्टल शेप्ड होते हैं, जैसे कि टूथब्रश होती है, और ये सेल से अराइज कर रहे होते हैं।
अब कुछ बैक्टीरिया में ये किस में हेल्प करते हैं? ये बेसिकली मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन द स्ट्रीम एंड टू द होस्ट टिश्यू। सो बेसिकली ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, अटैचिंग द बैक्टीरिया टू द रॉक्स इन द स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। सो हम इन टोटल देखते हैं कि इसके अंदर जो मोटिलिटी और नॉन मोटिलिटी डिपेंड करती है कि उसमें फ्लैजिला है या नहीं है। सो अगर फ्लैजिला है तो सेल वॉल से अराइज करेगा, इनके नंबर्स है, वेरी कर सकते हैं बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। ओके, मीजोसोम्स हमने उसमें पढ़ा था, मीजोसोम से बेसिकली एम फॉर मीजोसोम्स और यूकैरियोट्स में इसका क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एम सेम वे में यहाँ पे क्रोमेटोफोर्स थे, ये पिगमेंटेड होते हैं और ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट के बराबर होते हैं, सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। So we are studying now ribosomes and inclusion bodies in prokaryotic cells. So prokaryotic cells में क्या है कि जो ribosomes हैं वो यहाँ पे present होंगे, यहाँ पे ऐसे, ओके, और कुछ attached भी होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे भी कुछ मिलेंगे। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें ये पार्ट जो है, ये है हमारा राइबोसोम, ओके। अब राइबोसोम्स इसके अंदर जो होते हैं ये कितने साइज होती है? ये राइबोसोम्स होते हैं तकरीबन 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर के, और इसमें 2 सब यूनिट्स होती हैं। कौन सी 2 सब यूनिट्स होती हैं? एक 50S और एक होती है 30S, ओके। सो ये हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये एक राइबोसोम हुआ तो ये इसकी 30S सब यूनिट हो गई, ये इसकी 50S सब यूनिट हो गई, ओके। और बेसिकली हमारे पास जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में अवेलेबल होते हैं उन्हें हम 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? 70S राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब राइबोसोम्स का क्या काम है? राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, वो यूकैरियोट्स में भी होते हैं, और उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ओके। अब कई बार क्या होता है कि जैसे ये मैसेंजर आरएनए है, ओके, इसके ऊपर खूब सारे ऐसे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, या हम पॉलीसोम भी कहते हैं, इसको पॉलीसोम भी कहते हैं, ओके। या तो हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे या पॉलीसोम कहेंगे। अब जो राइबोसोम्स होते हैं ये इनका काम बेसिकली क्या होता है? ट्रांसलेट करना होता है मैसेंजर आरएनए इनटू द प्रोडक्ट्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं, ओके। अब डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें इस मैसेंजर आरएनए के साथ में खूब सारे ये राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होगा कि ये 1 by 1 आकर के अटैच होंगे एंड प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगा। सो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के अंदर। और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S राइबोसोम्स होते हैं, ओके। नाउ वी गो विद द इंक्लूजन बॉडीज। पर इंक्लूजन बॉडीज से पहले मैं आपको न्यूक्लियस बताती हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे पड़ा होता है बट कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो बेसिकली जो ये न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है ये नेकेड कहते हैं हम इसे, ओके, बिल्कुल नेकेड होता है। और इसको हम कई बार कहते हैं न्यूक्लियोइड भी कह देते हैं, ओके। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है, इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इसके अलावा जो होता है एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे होता है आउटसाइड दिस क्रोमोसोम्स, जिसको कि हम कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है इसको प्लाज्मिड्स कहते हैं। और इस प्लाज्मिड्स का काम क्या होता है? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में प्लाज्मिड्स, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, आउटसाइड दिस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के होता है या न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, ओके। नाउ राइबोसोम्स हमने इसमें बना दिए।
ये पूरे इसमें राइबोसोम्स होंगे। नाउ हम आते हैं इंक्लूजन बॉडीज के ऊपर। ये जो राइबोसोम, ये जो न्यूक्लियस हमारा है, ये न्यूक्लियस है, ये बिल्कुल कवर्ड नहीं होता है मेम्ब्रेन से, और भी जो ऑर्गेनेल्स इसके अंदर होती हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। ओके, और इसके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सो हम ये दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, स्पेशली प्लाज्मिड्स के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। नाउ इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में हम देखते हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती है? इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? एक तरीके से जैसे रिजर्व मटेरियल है। ओके, जो रिजर्व मटेरियल होगा वो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो होगा वो स्टोर होगा इस साइटोप्लाज्म के एरिया के अंदर, और इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। ओके, और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रहे होंगे। इसमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइजिन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। 3 तरह की इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक गैस वैक्यूल पाया जाता है जो कि ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसको ये गैस वैक्यूल है, ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। सो हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। प्रोकैरियोट्स को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने इसमें दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा दिखता है और उसके जो बाकी के जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।